हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम लोग क्लास 9th साइंस में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी पढ़ने वाले हैं। वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क की। ठीक है, देखेंगे वर्क क्या होता है, फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक काम है, लिख रहे हैं एक काम है, खाना एक काम है, लेकिन फिजिक्स में वर्क को दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया और वो देखते हैं हम लोग कैसे डिफाइन किया गया है, ये भी देख लेते हैं। तो वर्क को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली बात, वर्क को हम लोग या किसी बॉडी पे हमने वर्क किया या वर्क हुआ है ना, हमने वर्क किया, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहली बात, एक बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए और उस फोर्स का उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने इस दीवार को धक्का दिया, मैं इसको पुल कर रहा हूँ, ठीक है, पुश कर रहा हूँ इस बोर्ड को, लेकिन बोर्ड कहीं नहीं जा रहा है, या ये वॉल जो है जिस पे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये वॉल कहीं मूव नहीं कर रही है। फोर्स तो मैंने लगाया, फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे वर्क नहीं माना जाएगा। तो फिजिक्स में वर्क इज सेड टू बी डन, है ना, वर्क इज सेड टू बी डन हम लोग कब कहेंगे, है ना, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हुआ माना जाएगा। कब माना जाएगा? when a force act on बॉडी पे क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, एंड फोर्स क्रिएट, ठीक है, फोर्स क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, फोर्स क्रिएट डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। पहली बात, बॉडी पे क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। इसी बॉडी पे फोर्स लगे, फोर्स के साथ साथ फोर्स क्या करना चाहिए, फोर्स क्रिएट डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, है ना, या फोर्स प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, क्रिएट या प्रोड्यूस लिख सकते हैं, प्रोड्यूस, फोर्स शुड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए उस बॉडी में, है ना। जैसे मैंने दीवार को धक्का दिया, बॉल को मैंने पुश किया, दीवार मूव नहीं कर रही, बॉल मूव नहीं कर रही, मतलब वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, तो दो चीजें हैं फिजिक्स में वर्क को कहने के लिए। अब वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, फोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, लेकिन आपके सिलेबस में बात करने वाले हम लोग कांस्टेंट फोर्स, ऐसा फोर्स जो समय के साथ नहीं बदलेगा। ठीक है, ऐसा फोर्स जो समय के साथ ना बदले उसे बोलते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, उसको हम लोग कांस्टेंट फोर्स बोलेंगे। कांस्टेंट फोर्स ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू, जिसकी मैग्नीट्यूड समय के साथ क्या ना हो, चेंज ना हो, कोई भी चीज़ जो बदले ना, वो कांस्टेंट कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे फोर्स की बात करने वाले हैं जो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू समय के साथ नहीं बदल रही है, जो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। वेरिएबल फोर्स के बारे में बात नहीं करने वाले। तो यहाँ पे हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये दोनों मतलब ये पूरा सेंटेंस एक ही है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लेते हैं एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, ठीक है, एक बॉडी पे हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया और इस फोर्स ने बॉडी को, मान लेते हैं ये पोजीशन ए थी, ए से बी पे ले गए और ए से बी तक जाने में हमने एस डिस्टेंस चली, या एस डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये, ठीक है, लीनियर मोशन है, हम लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। तो लीनियर मोशन में, ठीक है, तो लीनियर मोशन में हम लोग यहाँ पे एक ही स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो इस केस में ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी। यहाँ पे जितना डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो वर्क हो जाएगा, ठीक है, वर्क कितना होगा, वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। अभी तो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू है, ठीक है,
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू है, ठीक है। वेक्टर भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो बात करने वाले हैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। अब किसी और दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये चीज़ें आप लोग 11th में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो आपके लिए फार्मूला सिर्फ यही है, फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क का फार्मूला हो गया। अब देखिए वर्क जो है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अब बात करते हैं वर्क के टाइप की, बात कर लेते हैं कितने टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है। तो वर्क भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। वर्क 3 टाइप का होता है। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क को अगर हम लोग बात करें, वर्क को हम लोग 3 तरीके से, मतलब वर्क के 3 टाइप हो सकते हैं, मतलब वर्क 3 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देख ही लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें टाइप्स ऑफ वर्क की बात करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क, तो टाइप्स ऑफ वर्क सबसे पहले बात होती है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा? पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस बॉडी पे जो फोर्स लगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। कब होगा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ मतलब डिस्टेंस, फोर्स, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, सेम डायरेक्शन, अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। दूसरी बात करें नेगेटिव, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है? अगर इफ या व्हेन एफ मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस मतलब डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अभी तो हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन क्या होता है जनरली लाइफ में, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है इधर पे, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो बॉडी इधर जा रही है, ठीक है, ए से बी पे गई, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन जो फोर्स है अपोजिट लग रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव। एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया उसका वर्क डन पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट लगता है, अपोजिट लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसलिए वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। थर्ड बोलेंगे जीरो वर्क। अब जीरो वर्क क्या होता है? अगर 2 कंडीशन में जीरो वर्क हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स लग रहा है, जैसे मैंने पुल किया है ना, पुश किया किसको? वॉल को मैंने पुश किया, धक्का दिया, लेकिन दीवार मूव नहीं कर रही, वॉल मूव नहीं कर रही, मतलब वर्क डन जीरो। अगर, और दूसरी केस में क्या होता है? अगर जैसे एक कूली है, एक कूली क्या कर रहा है, उस पे सिर पे वेट लेकर आगे जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। जीरो वर्क कब होता है? जब इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, जैसे कोई व्यक्ति है, वो वेट रख के, सिर पे वेट रख के मूव कर रहा है आगे की तरफ,
तो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में, वो इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो वेट नीचे लग रहा है, वेट नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, डाउनवर्ड, तो इसका वेट सिर पे जो वेट रखा है उसका वेट नीचे, फोर्स नीचे, mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर, देन वर्क इज जीरो, देन वर्क इज जीरो, वर्क डन बाय, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जरूरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये होगा, तो जीरो वर्क भी होता है। ठीक है, आप जितना आपको समझ में आए जीरो वर्क उतना समझ लीजिए, बाकी ऐसा समझिए कि डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है, अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ये भी बोल सकते हैं। दूसरा केस ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव वर्क, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्क जीरो होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ वर्क, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं, हमारे बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए हैं बीच बीच में एक्सरसाइज के, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग वर्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जो हमारे बुक में एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क की। तो वर्क की अगर हम लोग बात करें यूनिट ऑफ वर्क की, तो यूनिट ऑफ वर्क जो है वो होती है, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट जो है वर्क की वो होती है जूल। ठीक है, जूल, इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग दूसरे तरीके से भी यूनिट निकाल सकते हैं, वर्क होता है F इंटू एस, तो यूनिट ऑफ वर्क या W इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ एस। ठीक है, यूनिट ऑफ एस। तो अगर हम लोग बात करें यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, हम लोग पता है न्यूटन होती है। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ऑफ एस मतलब डिस्प्लेसमेंट मीटर, और वर्क की यूनिट होगी जूल। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है बेटा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यहां से हम लोग 1 जूल की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, 1 जूल वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, है ना, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, या वर्क डन बाय फोर्स विल बी 1 जूल इफ अ 1 न्यूटन फोर्स क्रिएट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन आएगा भी आगे, फिर भी मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता देता हूँ। 1 जूल, तो ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू, है ना, 1 जूल वर्क, तो 1 जूल वर्क हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल वर्क, if a force of 1 Newton produce 1 meter displacement in a body along the direction of force। ठीक है, if a force of 1 Newton produce 1 meter displacement in a body along the direction of force, then work is said to be 1 joule, या वर्क डन बाय फोर्स विल बी 1 जूल। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी किसकी, 1 जूल वर्क की। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन create 1 meter displacement in a body along the direction of, या in the direction of force, then work is said to be 1 joule, है ना। 1 न्यूटन फोर्स अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा तो वर्क कितना हो जाएगा, 1 जूल। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब हम लोग बात करते हैं
हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं 11.1 और 11.2 इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो 11.1 है क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 11.1 इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक उस बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स विल बी। इस केस में देखिए बहुत सिंपल है, फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है। फोर्स कितना दिया है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 2 मीटर। अब हमें वर्क निकालना है, फोर्स पता है डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर, या फिर हम लोग बोलेंगे 10 जूल। अभी हमने बात की है यूनिट की, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। ठीक है, वर्क क्या है, वर्क जो है उसका जो इस फोर्स का जो वर्क आएगा 10 जूल। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग बात करें आगे सेकंड जो एग्जांपल है, एग्जांपल सेकंड जो है या 11.2 जो एग्जांपल है। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अब द ग्राउंड। एक कूली है, ठीक है, कूली है, उसने क्या किया, उसने एक वेट को उठाया, लगेज को उठाया और अपने सर पे रखा। सर पे कितने ऊपर हाइट पे रखा 1.5 मीटर हाइट पे। तो देखिए मास, बॉडी का मास दिया है 15 kg और डिस्टेंस दिया है या डिस्प्लेसमेंट हाइट भी कह सकते हो हम लोग, उसको ऊपर उठाया। ठीक है, लगेज को उठाया उसने कितने, इतनी हाइट तक उठाया 1.5 मीटर हाइट तक उठाया उसने। तो कितना वर्क होगा, तो देखिए इस पे जब ऊपर उठा रहा होगा तो इस पे ग्रेविटी लग रही होगी mg, इसका वेट नीचे लग रहा होगा, है ना। इस वेट के अगेंस्ट उसने वर्क किया होगा, है ना, मतलब इसने फोर्स कितना लगाया होगा mg, F इज इक्वल टू mg। तो इसके इसमें जो फोर्स होगा वेट के बराबर होगा mg, 15 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो 150 न्यूटन। ठीक है, mg इतना ही फोर्स वो ऊपर लगाया होगा, ऊपर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। जितना mg नीचे लग रहा होगा 150 न्यूटन वेट लग रहा होगा, तो उतने ही वेट के अपोजिट ऊपर फोर्स लगाया उठाने के लिए। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कितना हो गया 150 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250, है ना, और ये आप इसको मल्टीप्लाई करिए और एक डेसिमल लगाइए तो 225 न्यूटन। ठीक है, तो इस पोर्टर बोले हैं या जो कूली है, कूली ने इस लगेज को उठाने के लिए 225, ठीक है, 225 न्यूटन का वर्क किया। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हमारी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बीच में हर टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें हमारे पास जो वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। तो वर्क इज डन कब कहलाता है, वर्क इज, अभी मैंने बताया था फिजिक्स में हम लोग वर्क कब मानते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड फोर्स क्रिएट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, तभी कहते हैं हम लोग। आंसर इसका हम लोग लिख सकते हैं, है ना, वी से वर्क इज डन, है ना, वी से हम कहते हैं, वी से वर्क इज डन व्हेन, कब कहेंगे, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी पे क्या करना चाहिए, फोर्स एक्ट करना चाहिए, एंड फोर्स क्रिएट या प्रोड्यूस, फोर्स क्रिएट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये लिखें या ना लिखें, डायरेक्शन लिखें या ना लिखें, या फोर्स अपन लिख सकते हैं फोर्स क्रिएट डिस्प्लेसमेंट, इतना लिख सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी लिख दीजिए, ऐसा लिखा होता है। अ फोर्स क्रिएट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तभी हम बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन, या वर्क हुआ है। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, राइट
एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें, सोल्यूशन की बात करें, तो अगर मान लेते हैं बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, और S जो है डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क जो हो जाएगा वो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में वर्क का फार्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने पहले ही बताया था जब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क जब मैंने बताया था। ठीक है, अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिफाइन 1 जूल वर्क। अभी मैंने बताया था 1 जूल वर्क क्या है ना, इफ अ फोर्स ऑफ, है ना, if force of 1 Newton produce 1 meter displacement, if a force of 1 Newton produce 1 meter displacement in the direction of force, है ना, if a force of 1 Newton produce 1 meter displacement in the direction of force, है ना, if a force of 1 Newton produce 1 meter displacement on a body, ऐसा लिख सकते हैं, on a body in the direction of force, then ये मैंने पहले भी लिखा है, then work is said to be 1 जूल। ठीक है, सिंपल। ये पहले मैंने डिफाइन कर दिया था वर्क की, जो डेफिनेशन लिखी थी 1 जूल वर्क की, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए पेयर ऑफ ब्लॉक है ना, ब्लॉक्स मतलब यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, मतलब बैल हैं, 2 बैलों का पेयर है। एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ, वो फोर्स लगा रहे हैं 140 न्यूटन फोर्स ऑफ प्लाउ मतलब होता है जोतना, खेत में हल चलाते हैं, है ना, फील्ड पे अपन प्लाउइंग करते हैं, तो प्लाउइंग कर रहे हैं, जोत रहे हैं खेत को। ठीक है, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 140 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, 140 न्यूटन का। और वो कितनी लेंथ को कर रहे हैं, उस फील्ड को जो प्लाउड कर रहे हैं 15 मीटर फील्ड को प्लाउड कर रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 मीटर। तो वर्क कितना, हाउ मच वर्क इज डन इन द प्लाउइंग द लेंथ ऑफ फील्ड। इस फील्ड को करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, इस फील्ड को बैल जो कर रहे हैं काम, है ना, बैल जो वर्क कर रहे हैं, प्लाउइंग कर रहे हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया 140 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 15, तो 0, 15 चौको 60, ठीक है, 15 चौको 60, 15 को 15 21, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया अच्छे से, ठीक है। ये 0 0 15 4 जा 60 और 15 बन जाए 50 और ये 21, इतना जूल वर्क होगा, ठीक है। 2100 जूल वर्क करेंगे ये इसको काउंट करने के लिए, ठीक है। हल को यहाँ पे हल जो बैल जो है इतना वर्क करेंगे खेत को जोतने के लिए, ठीक है। प्लाउइंग कर रहे हैं, फील्ड को प्लाउइंग कर रहे हैं, उसमें हल चला रहे हैं खेत में, तो इतना वर्क करेंगे वो इस पूरी फील्ड को प्लाउइंग करने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी अपनी बुक में वो किए और डेफिनेशन ऑफ वर्क समझी, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में और हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो जब तक रखिए अपना बहुत ख्याल और पढ़ते रहिए।